Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7 SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations. Let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे कि लिस्टिंग और डीलिस्टिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी कि लिस्टेड एंटिटी के डिस्क्लोजर्स और ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग दोज, लिस्टिंग अग्रीमेंट, compliance officer, grievances redressal mechanism, corporate governance norms, disclosure of event or information under SEBI regulation, reclassification of promoter into non-promoters, annual report. And also we will see what is independent director, what is women director, what is director, what is audit committee, what is remuneration committee, what is stakeholders committee, and so on. So let's get started. लिस्टिंग यानी कि क्या, किसी भी सिक्योरिटी का एडमिशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे होना। जब कोई सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे दिखती है सो दैट इज़ लिस्टिंग, कि वो सिक्योरिटी अब लिस्ट हो चुकी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कर सकती है। द सिक्योरिटी मे बी ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, क्वाजी गवर्नमेंटल या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपालिटीज एक्सेट्रा। अब लिस्टिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? लिस्टिंग करने से लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। लिस्टिंग होने के बाद जब सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे आती है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका ट्रेडिंग ईजी हो जाता है। एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में डायरेक्टली वो ऑनलाइन थ्रू डीमैट अकाउंट बाइंग सेलिंग हो जाती है, तो लिक्विडिटी होती है कि अभी मेरे पास शेयर्स है, कल कभी भी जब भी मेरे को पैसों की ज़रूरत है मैं ये शेयर्स को बेच सकती हूँ। मतलब मेरे पास लिक्विड एसेट है, मैं जब चाहे तब इसको पैसों में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इससे सेविंग की हैबिट भी डेवलप होती है और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग होने पे पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ता है कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो जब भी कंपनी लिस्टिंग करना चाहती है तो कंपनी को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनी, एंड देन उसके बाद कंपनी फिर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। डी लिस्टिंग मतलब क्या, उसका उल्टा। लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे नाम देना, डी लिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज से नाम रिमूव करना। So that is delisting, removal of securities of listed company from the stock exchange where it was registered. As a result, अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि कंपनी अब इसके आगे से ट्रेड नहीं कर पाएगी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। So what are the advantages of listing a company? As I said, better liquidity, इससे कंपनी का नाम भी अच्छा रहता है। कंपनी बार बार स्टॉक मार्केट के रिपोर्ट्स में नाम मेंशन होता है तो कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, प्रेस्टीज बढ़ता है, कंपनी की इमेज रेपुटेशन इम्प्रूव होती है। फ्यूचर फाइनेंसिंग के लिए कंपनी को इजी और चीपर वे मिल जाता है, उससे कंपनी का एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। ग्रोथ स्टेबिलिटी मार्केट में बढ़ती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डिंग होता है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी टू कंपनी। Then listing attracts institutional investors also as well as foreign institutional investors. Listing enables a company to know its market value, and this information is useful in case of mergers and acquisitions to arrive at the purchase consideration, exchange ratios, etc. By complying with the listing requirements, the operations of the company become more transparent and investor friendly. इससे कंपनी की रेप्यूटेशन भी एनहांस होती है। अब हमने देखा कि कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होता है। नाउ लेट्स सी कि इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, लिक्विडिटी। इन्वेस्टर जानता है कि कभी भी वो सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकता है सिक्योरिटी को बेच के। तो यहाँ शेयर तो ओपन ऑक्शन मार्केट में सेल हो रहे हैं जहाँ बायर सेलर मिलते हैं, तो इन्वेस्टर को बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल जाती है। इट इज़ ईजी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड आइदर टू बाय और टू सेल। ओपन और ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है सब कुछ, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी मेंटेन रहता है। फेयर डीलिंग इज़ एश्योर्ड। लिस्टिंग से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी सेफगार्ड किया जाता है। लिस्टिंग की वजह से इन्वेस्टर को क्लियर और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती है, इंक्लूडिंग
regarding dividend, bonus shares, new issue, plans for mergers, acquisition, expansion, diversification. तो ये सब इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिलने के वजह से इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाता है. एंड लिस्टिंग सिक्योरिटीज़, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ अगर है तो कल जाके अगर इन्वेस्टर को कहीं से लोन लेना है तो वो उस सिक्योरिटी को या उस शेयर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रख के लोन भी उठा सकता है. इन्वेस्टर को पता चलता है कि शेयर्स के प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि लिस्टिंग है, लिस्टेड सिक्योरिटी है तो वो ऑनलाइन प्राइसेस चेक कर सकता है, ट्रांसफ़र इजीली कर सकता है. फेयर एंड इक्विटेबल अलॉटमेंट होता है. फिर जब भी बुक क्लोजर डेट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं तो इन्वेस्टर को पहले ही पता चल जाता है, तो वो डिसीजन प्रॉपरली ले पाता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टू इन्वेस्टर्स. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? लिस्टिंग की वजह से कभी कभी स्पेकुलेशन भी हो सकता है, जिसके वजह से प्राइसेस ऊपर या नीचे हो सकती है. वायोलेंट फ्लक्चुएशन की वजह से जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनका काफ़ी लॉस हो सकता है. अगर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गया तो शेयर प्राइस प्रॉपरली फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती है. इसके वजह से कंपनी का जो ट्रू इकोनॉमिक बैरोमीटर है वो भी हिलता है. इन केस ऑफ बियर मार्केट्स, बियर मतलब जहाँ प्राइस कम हो रही है, बियरिश मार्केट, वो और कम हो सकता है या प्राइस और कम हो सकती है, और कंपनी की जो वैल्यू है इन्वेस्टर्स की आइज़ में, शेयर होल्डर्स की नज़रों में या बैंकर्स के, क्रेडिटर्स के, वो और कम हो जाएगी. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग में जो अनपब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो मटेरियल होती है, वो किसी को पता चलने की वजह से वो अकॉर्डिंगली शेयर को बाय या सेल करता है, एंड बाकी जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है. मैनेजमेंट आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ा सकता है, कम कर सकता है खुद के बेनिफिट के लिए. सो तब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट या इन्वेस्टर का भरोसा भी कम होने लगता है. लिस्टिंग रिक्वायर्स डिस्क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अब कुछ इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होती है जो लिस्टिंग की वजह से मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है, लाइक एक्सपांशन प्लान्स, डाइवर्सिफिकेशन, सेलिंग ऑफ सर्टन बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ सर्टन ब्रांड. तो कभी कभी कॉम्पिटिटर उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं. आउटसाइडर माइट एक्वायर सब्सटेंशियल शेयर इन द कंपनी. कोई आउटसाइडर कंपनी में सब्सटेंशियल शेयर एक्वायर कर लेगा और कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि कब वो कंपनी का टेक ओवर हो गया है. तो ये जो शॉर्टकमिंग्स है इसके वजह से काफ़ी बार इंडिया में स्कैंडल्स हुए हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग. लिस्टिंग अग्रीमेंट. सेबी ने क्लॉज 49 ऑफ सेबी रेगुलेशंस, उसमें सेबी ने अनाउंस किया था कि हर कंपनी, दैट एवरी पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू साइन अ लिस्टिंग अग्रीमेंट. कि हर कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो एक लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन करेगी. तो अब लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज़ एग्जीक्यूटेड बिटवीन कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज. कौन सी कंपनी? एवरी पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उन दोनों के बीच का जो बेसिक डॉक्यूमेंट है दैट इज़ लिस्टिंग अग्रीमेंट. द स्टॉक एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंश्योर दैट कंपनी फॉलोज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करे, इस सोच से स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग अग्रीमेंट में एंटर करता है विद द पब्लिक कंपनी विच इज़ लिस्टेड और टू बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. After that, we will see investor grievances redressal mechanism at stock exchange. Now, what is investor grievance redressal mechanism? Investor यानी जो इन्वेस्ट करता है, ग्रीवेंस अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट से, रेड्रेसल मैकेनिज्म उसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म जो स्टॉक एक्सचेंज में है. सो सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रमोट करती है, डेवलप करती है और रेगुलेट करती है. अब उसमें का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, मतलब इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना. अब ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर कंप्लेंट फाइल करते हैं अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी या कोई इंटरमीडियरी जो सेबी में रजिस्टर्ड है. तो इन दैट सिचुएशन जहाँ कंप्लेंट फाइल होती है तो इन्वेस्टर सबसे पहले किसी कंसर्न कंपनी या इंटरमीडियरी के पास अप्रोच करता है. समटाइम्स द रिस्पॉन्स रिसीव में नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री.
इन्वेस्टर हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्रीवेंसेस, जहाँ इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है जो ग्रीवेंसेस हुए फ्रॉम द ब्रोकर डिपॉजिटरी, तो वो ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकते हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। तो ग्रीवेंसेस लॉन्च करने के लिए अलग अलग ऑफिसेस है, BSE, NSE, CDSL, NSDL के चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली में। अगर अनसेटिस्फैक्टरी रिड्रेसल है तो BSE या NSE ने डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बिठाई है या रीजनल इन्वेस्टर कंप्लेंट रिजोल्यूशन कमेटी, जिनका काम है टू एक्ट एज अ मीडिएटर और जो क्लेम्स है, डिस्प्यूट्स है, डिफरेंसेस है एंटिटी और कंप्लेनेंट में, उसको सॉल्व करना। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द कंप्लेंट फॉर रेफरिंग द मैटर टू IGRC, RICRC। तो स्टॉक एक्सचेंज ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है कि किस तरीके से उस कंप्लेंट से डील किया जाएगा और किस तरीके से उसका सोल्यूशन पहुंचाया जाएगा। अगर ग्रीवेंस फिर भी सॉल्व नहीं है तो इन्वेस्टर एक आर्बिट्रेशन फाइल कर सकता है रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस के अंदर, जो भी उस स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स, बायलॉज है। अगर इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है ग्रीवेंसेस के रिस्पॉन्स से तो वो ग्रीवेंस लॉन्च कर सकता है सेबी के पास। जहां ग्रीवेंसेस स्टॉक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को लेके है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी एंड विच आर मॉनिटर्ड बाय सेबी थ्रू पीरियोडिक रिटर्न्स, तो ग्रीवेंसेस जो इंटरमीडियरीज को लेके है दैट विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय सेबी। ग्रीवेंसेस अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी आर टेकन अप विद रिस्पेक्टिव लिस्टेड कंपनी एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। तो सेबी क्या करता है, जब भी कोई कंपनी के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस आते हैं तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। फिर कंपनी को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, दैट इज फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि जो ग्रीवेंसेस था उसका स्टेटस क्या है, कंपनी ने क्या एक्शन ली है। अगर रिस्पॉन्स कंपनी का इनसफिशिएंट है या इनएडिक्वेट है तो एक फॉलोअप एक्शन इनिशिएट करता है सेबी। अगर प्रोग्रेस ऑफ रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री तो उस कंपनी के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एनफोर्समेंट एक्शन होता है, जैसे कि एडजुडिकेशन, डायरेक्शन, प्रोसिक्यूशन। तो ये सारे एक्शंस सेबी लेता है अगेंस्ट द कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टर्स एंड कंट्रोल्ड। कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंश्योर करना पड़ता है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी की ज़रूरत होती है जो इंश्योर करेगी कि जो कंपनी का बिजनेस है वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है एंड दैट विल हेल्प कंपनी इन फ्रेमिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड मैनी मोर बेनिफिट्स। तो अब सबसे पहले डायरेक्टर होते कौन है? हमने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, बट हु आर डायरेक्टर्स? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। मतलब डायरेक्टर वो है जिसको बोर्ड में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है। डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या है? डायरेक्टर की ड्यूटी है चीज़ों को मैनेज करना, इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन, स्मूथ फंक्शनिंग, प्लानिंग, etc. So this is a higher level of management. Now what is women director? Section 149 subsection 1 subsection C में बोला है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो किस कंपनी के लिए? हर लिस्टेड कंपनी में मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है, और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जहाँ पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है एंड उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 1 वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है, एटलीस्ट 1। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। हर लिस्टेड कंपनी के पास जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और अगर 1/3 इज फ्रैक्शन तो फिर उसको राउंड ऑफ किया जाएगा इनटू 1, राउंड ऑफ एज 1। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि लिस्टेड कंपनी के पास 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वहाँ पे कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए बोला है कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स तो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नाउ विच आर दिस क्लास ऑफ कंपनीज?
Public company with paid up share capital of 10 crore or more, public company with turnover of 100 crore or more, public company with aggregate outstanding loan, debenture and deposit of 50 crore or more. मतलब हम पिछले साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देखेंगे, अगर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑब्लिगेशन क्या है कि वो अप्रोप्रिएट तरीके से उसकी ड्यूटी परफॉर्म करे, रेगुलरली खुद को अपडेट करे, खुद के स्किल नॉलेज फैमिलियरिटी को रिफ्रेश करे, कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करे, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करे, बोर्ड कमेटी का मेंबर है वो, उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए कंपनी का, कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जो भी अनएथिकल बिहेवियर है, एक्चुअली सस्पेक्टेड फ्रॉड है, वायोलेशन ऑफ कंपनीज कोड है, ऐसे मैटर को टाइमली बेसिस पर रिपोर्ट करना. सो दीज आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. फिर और भी ऑब्लिगेशंस है कि प्रॉपरली काम करना, एक्ट विद इन इट्स अथॉरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय, अनफेयरली काम नहीं करना, बोर्ड कमिटी में पार्टिसिपेट करना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कमर्शियल सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजीज, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन प्लान, ये सब डिस्क्लोज नहीं करना, एंड टू इंश्योर कि कंपनी का एडिक्वेट फंक्शनिंग विजिल मैकेनिज्म है और जो भी पर्सन्स है कंपनी में वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं एंड उनका इफेक्ट, उनका जो इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड नहीं है. मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 164. कोई भी पर्सन, कोई भी डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप एक टाइम पे 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता. वन पर्सन एक्टिंग एज अ डायरेक्टर कैनॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज. तो एक पर्सन मोर देन 20 कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता. तो ये ओवरऑल लिमिट हो गई. पर उसमें क्या बोला है, ये मैक्सिमम 20 में क्या बोला है, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी कितनी हो सकती है, 10 पब्लिक कंपनी में ही एक बंदा डायरेक्टर हो सकता है मैक्सिमम. पर अगर कंपनी में मेंबर्स चाहे तो वो ये जो 10 का लिमिट है इससे कम का लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये लिमिट को कम कर सकते हैं. अगर डायरेक्टर उससे ज़्यादा कंपनीज में काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर या पोजीशन होल्ड करता है एज अ डायरेक्टर, तो फिर डायरेक्टर पे फाइन लग जाएगी विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 but which may extend to 25,000 for every day after the first day which the contravention continues. per day फाइन है ये, जितने भी दिन तक कॉन्ट्रावेंशन होगा इतना फाइन डायरेक्टर को लग जाएगा. रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, अ डायरेक्टर और इज रिलेटिव, अ KMP. अभी कंपनी के रिलेटेड पार्टीज कौन है, डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, KMP या उसका रिलेटिव, फर्म जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, प्राइवेट कंपनी जहां डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर या डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी जहां डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है या अपने रिलेटिव के साथ मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, एनी बॉडी कॉरपोरेट जहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर के कहने के अनुसार काम करता है, या कोई ऐसे डायरेक्टर या मैनेजर जिनके एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन पे हम काम करते हैं, या ऐसी कोई कंपनी जो हमारी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, या ऐसी कंपनी जो हमारी होल्डिंग की सब्सिडरी है, तो उस केस में या सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इन लोगों को हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे. अब सेक्शन 188 क्या बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट के बिना, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करे बिना कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, कुछ अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं हो सकती है. सो व्हाट आर दिस अग्रीमेंट्स, कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज़ के साथ सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड और मटेरियल नहीं कर सकती विदाउट रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकती, डिस्पोज नहीं कर सकती, कोई प्रॉपर्टी लीज नहीं कर सकती, कोई सर्विस दे नहीं सकती ना ले सकती है, कोई एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकती फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड, मटेरियल, सर्विस और प्रॉपर्टी.
किसी रिलेटेड पार्टी को ऑफिस में अपॉइंट नहीं कर सकती या उनको प्रॉफिट में शेयर नहीं दे सकती कंपनी में खुद या सब्सिडरी या एसोसिएट में, और किसी रिलेटेड पर्सन को साथ ही जो सिक्योरिटी है उसको सब्सक्राइब करने के लिए अंडरराइटिंग का काम नहीं दे सकती विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन इन लिस्टेड कंपनी। प्रमोटर का रिक्लासिफिकेशन मतलब प्रमोटर को नॉन प्रमोटर में कन्वर्ट करना इन लिस्टेड कंपनी। उसका प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि पहले तो एक एप्लीकेशन लेना पड़ेगा रिक्लासिफिकेशन के लिए, फिर जो आउटगोइंग प्रमोटर है उसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वंस द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल इवैल्यूएट इट, फिर शेयर होल्डर मीटिंग में अप्रूव करेंगे एंड देन द एप्लीकेशन इज गिवन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और इस तरीके से प्रमोटर रिक्लासीफाई होता है। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन अंडर सेबी रेगुलेशन। रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन डील करता है या बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को सारे इवेंट्स और इंफॉर्मेशंस जो मटेरियल है रीजनेबली पॉसिबल है तो 24 घंटे के अंदर, मतलब जब भी वो इवेंट या ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है उसने 24 घंटे के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए जहाँ पे उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। सो दिस इज गिवन इन रेगुलेशन 30 कि जो भी मटेरियल इवेंट या इंफॉर्मेशन है उसके अकर होते ही 24 घंटे में स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे अलग अलग कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेबिलिटी। ऑडिट कमेटी किस कंपनी के लिए कंपलसरी है? तो एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी होना ज़रूरी है। एवरी पब्लिक कंपनी जहां पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर लोन बोरोइंग डिबेंचर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी में ऑडिट कमेटी होना ज़रूरी है। नॉमिनेशन कमेटी के लिए सेम एप्लीकेबिलिटी है। लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, लोन बोरोइंग एंड डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। स्टेक होल्डर कमेटी के लिए दिया है कंपनी जहाँ पे कंपनी हैविंग ग्रेटर देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं दी है। अब एप्लीकेबिलिटी एज पर सेबी LODR, तो रेगुलेशन 18 इज फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी ऑडिट कमेटी, 19 फॉर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी के लिए 20 एंड 21 फॉर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी टॉप 500 लिस्टेड कंपनी। अब कमेटी का कंपोजिशन क्या है? तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रहेंगे जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट रहेंगे। मेजॉरिटी प्लस चेयरपर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉमिनेशन कमेटी में 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे और उसमें से आधे तो भी इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। स्टेक होल्डर कमेटी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रहेगा एंड सच अदर मेंबर एज बोर्ड डिसाइड्स। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कंपोजिशन एज पर सेबी LODR। अब ये कंपोजिशन देखा हमने एज पर कंपनीज एक्ट। अब एज पर सेबी LODR मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, सेम 2/3 इंडिपेंडेंट। अभी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट और 2/3 इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है? अगर 10 डायरेक्टर है तो हमने क्या बोला, 6 तो भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। बट अगर यहाँ 10 है तो 10 का 2/3 क्या होता है? 7, 6.67, मतलब यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है, हर मेंबर फाइनेंशियल लिटरेट होना ज़रूरी है और एक या एक से ज़्यादा तो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, और उसमें से एक इंसान सेक्रेटरी रहेगा कमेटी का। यहाँ क्या बोला है, 3 से ज़्यादा NED, 50% से ज़्यादा इंडिपेंडेंट। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी शैल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग, ऑडिट कमेटी की मीटिंग एटलीस्ट 4 बार होना ज़रूरी है इन अ ईयर विद मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। नॉमिनेशन की एटलीस्ट 1 इन अ ईयर, स्टेक होल्डर कमेटी एटलीस्ट 1 इन ईयर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एटलीस्ट 1 इन ईयर। कोरम ऑफ मीटिंग
ऑडिट कमिटी में 2 और 1/3 विच एवर इज हायर बट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट। नॉमिनेशन का सेम 2 और 1/3 विच एवर इज हायर बट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट। यहाँ 2 इंडिपेंडेंट है, यहाँ 1 इंडिपेंडेंट है, यह नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड। Chairperson, independent director, he shall not be chairperson of company. Independent director, he shall not be chairperson of company. NED, he shall be member of board of directors. Attendance of chairperson in AGM. Audit committee का chairperson AGM में present रहेगा। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का चेयरपर्सन AGM में प्रेजेंट रहेगा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का चेयरपर्सन प्रेजेंट रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे फंक्शनिंग। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना, उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करना, उसका टर्म डिसाइड करना, ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी और परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ऑडिट प्रोसेस कितना इफेक्टिव है ये चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामाइन करना, ऑडिटर्स रिपोर्ट को चेक करना, अगर कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन है या कोई ट्रांजैक्शंस है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो उनका अप्रूवल देखना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट करना। NRC दैट इज नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का फंक्शन क्या है? टू आइडेंटिफाई कि कौन से इंसान डायरेक्टर्स बनने के लिए क्वालिफाइड है एंड किसको सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट करना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन को फॉर्मुलेट करना, पॉजिटिव एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर, बोर्ड को पॉलिसी रिकमेंड करना, रेम्युनरेशन रिकमेंड करना, KMP या अदर एम्प्लॉय रिलेटेड। नोट, द अबव फंक्शन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल्स। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, यहाँ मेन फंक्शन क्या है? टू कंसिडर एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो डिबेंचर होल्डर्स है, उन सब के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, फ्रेमिंग, फोर्सिंग एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, वैलिडेटिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन, periodically reviewing and evaluating the risk management policy. So this was about SEBI regulations. I hope you understood. एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं। हमने लिस्टिंग डिलिस्टिंग देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखे, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन देखा, लिस्टिंग अग्रीमेंट देखा, कंप्लायंस ऑफिसर देखा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, रिस्क कमेटी, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन अंडर SEBI रेगुलेशन विद इन 24 आवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर इनटू नॉन प्रमोटर्स, उसका प्रोसीजर देखा, and lastly annual report. So I hope you understood. Thank you.